बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। ये गाइडलाइन है फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं। बेटे इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को, और जितने भी पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं उनको अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बोर्ड एग्जामिनेशन को हवा नहीं बनाना, अपने सर पे सवार नहीं करना। ये एक सिंपल एग्जामिनेशन का सिस्टम है, लेकिन बस इतनी सी इसमें डिफरेंस है, इतना सा छोटा सा, कि आप अपने होम टाउन से निकल के, अपने अपने स्कूल से निकल के आप एक डिफरेंट जगह पेपर देने जा रहे हो। इन्विजिलेशन के ऊपर आपके अपने टीचर्स नहीं है, डिफरेंट लोग होते हैं, और पेपर का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वही स्टार्टिंग का, बस बाकी कुछ भी नहीं है। बुक आपकी सेम है, पेपर पैटर्न आपको पता है, सारी स्कीम्स का आपको पता है, पेपर कैसे आना है और क्या नहीं आना। एएलपी आपके पास है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, वेल प्रिपेयर्ड रहना पेपर के लिए। और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उनको ज़रूर याद कर लीजिए। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू क्लास 10th के स्टूडेंट्स मरवा महमूद, अजवा आमिर, सलसबील आतिफ, मुंतहा मजीद, रीम अब्दुल जब्बार, आमना साकिब, आयशा फ़हीम, महरीन अरूज, शानजे एंड मरियम फैसल। और इनके अलावा भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इस वीडियो को सारे पॉइंट्स इसके कंपाइल करने के लिए। इन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो एक्चुअली अभी अभी इन्होंने फ्रेश पेपर दिए हैं 10th के, और अपनी 9th क्लास की जूनियर्स के लिए इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। द फर्स्ट पॉइंट ये भी स्टूडेंट की तरफ से आया था, ये मेरा अपना क्रिएटेड नहीं है, हालांकि ये पॉइंट मैं हमेशा बोलती होती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया जब किसी स्टूडेंट ने मुझे ये कहा। 9th क्लास, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ओके। सो इसको बिल्कुल भी टफ ना लीजिएगा, बिल्कुल ईजी और रिलैक्स हो जाए। फर्स्ट पॉइंट इज़, अगर आपने अभी तक अपनी रोल नंबर स्लिप नहीं ली बेटे स्कूल से, तो उसको फ़ौरन से पहले जाके ले लीजिए। ये मेरा सारे क्लास 9th के गर्ल्स एंड बॉयज़ से रिक्वेस्ट है कि अपनी रोल नंबर स्लिप सबसे पहले स्कूल से लेने जाके, उसके ऊपर आपकी डेट शीट है, पेपर मेंशन है, टाइमिंग्स मेंशन है, रोल नंबर है उसके ऊपर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो चीज़ है वो है आपकी रोल नंबर स्लिप की फ़ौरन जब आपको मिले तो आप उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवाते ही आइए घर। 2 करवा लीजिए, एक घर में रख लें और एक आपने जो फ़ोटोकॉपी है ओरिजिनल के साथ, ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप, और अपनी जो एक फ़ोटोकॉपी है वो आपने साथ अपने सेंटर लेके जानी जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आपने अपना सेंटर दिखाना है। अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप आ चुकी है, उसके ऊपर आपका सेंटर मेंशन है जहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, एक दिन पहले या कुछ दिन पहले जाके उसको ज़रूर दिखाइए। अभी टाइम है हमारे पेपर्स में, जाएँ, जाके विज़िट करें आपका सेंटर किस जगह के ऊपर है, ताकि उस दिन आपको परेशानी ना हो एग्ज़ाम की भाग दौड़ में, आप सेंटर ढूँढने में टाइम ना वेस्ट हो जाए आपका। एग्ज़ाम डे पे भी आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहले पहुंच जाना है, आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले पहुंच जाएं, ताकि आप जब अंदर चले जाएं गेट से तो आपको अपना रूम या हॉल जहां पे एग्जैक्टली आपका रोल नंबर है, डोर के ऊपर बेटे या वॉल के ऊपर रूम के बाहर लिखे हुए होते हैं रोल नंबर्स कि आपका रोल नंबर किस रूम में है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही होगी, बहुत सारे हॉल्स और बहुत सारे रूम्स हैं, तो वहाँ पे स्टाफ होता है जो आपको गाइड कर देगा, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन देते हुए बेटे यूनिफॉर्म नहीं होता, ऑब्वियसली आपने कलर्ड क्लोथ्स पहनने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। बी केयरफुल, अपने माइंड में एक बात बिठा लीजिएगा, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्कूल एंड योर फैमिली, सो प्लीज़ मुनासिब कपड़े पहन के जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में रोल नंबर के बगैर और मास्क के बगैर कोई एंट्री नहीं है। अपनी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप, बार बार कह रही हूँ, दोनों लेके जाइए बेटे। कुछ सेंटर्स में सिर्फ फ़ोटोकॉपी रख लेते हैं रोल नंबर स्लिप की डे 1 पे, कुछ आपसे डेली रोल नंबर स्लिप मांगते हैं, कुछ आपकी ओरिजिनल पे चेक करते हैं, ठीक है ना। और मास्क के बगैर भी बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, यू नो दैट देयर इज़ कोविड एवरीवेयर। 7th स्टेप इज फॉलो द डेट शीट फॉर द पेपर सब्जेक्ट। जिस चीज़ का पेपर है वो सिर्फ आपको डेट शीट बता सकती है, रोल नंबर के ऊपर आपकी डेट शीट मेंशन है, डेट शीट वैसे भी हमने शेयर की हुई है। और आपकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना मॉर्निंग वाला बच्चा 1 o'clock जा रहा पेपर देने, और जो सेकंड टाइम का बच्चा है वो फर्स्ट टाइम जा रहा हो। बेटे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जिस चीज़ का जिस दिन पेपर है उसी की तैयारी करके जाइएगा। आपने अपना सारा कोर्स रिवाइज करना है, एएलपी बोर्ड की तरफ से जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, शेयर हुई हुई है, उसमें से आपने पूरी, आपने कोई चीज़ चॉइस में नहीं छोड़नी। फॉर एग्जांपल का समटाइम्स होता है ना, बुक की साइड पे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, मिडिल में होते हैं, आपने वो भी नहीं, कोई डेफिनेशन भी नहीं, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है, बाहर से नहीं आता बुक के, आता बुक के अंदर से ही है। अगर आपने पूरा कोर्स प्रॉपरली लर्न किया हुआ होगा
तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी नहीं कहना कि मैं शॉर्ट के लिए वाला यूनिट रेडी कर लूँ और लॉन्ग के लिए वो वाला कर लूँ, ऐसे भी नहीं करना। स्कीम्स आपके साथ शेयर ज़रूर की जाती हैं बेटा, लेकिन डोंट रिलाई 100% ऑन द स्कीम्स, ठीक है? अपनी तैयारी आपने पूरी रखनी है। पेपर इज़ समटाइम्स अनप्रेडिक्टेबल, हो जाता है बेटे कई दफ़ा, क्योंकि बोर्ड है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्कीम्स आ जाते हैं कई दफ़ा आपको जैसे टीचर्स ने बताया होता है, भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा पेपर में आता है, ये 90% इम्पॉर्टेंट है, ये 80% इम्पॉर्टेंट है। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ देते हैं कि ये हो सकता है पेपर में ना आए, ये वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं आया, आज तक कभी बोर्ड में नहीं आया। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये एएलपी है, शॉर्ट कोर्स है ऑलरेडी। एएलपी में जितनी भी चीज़ें मेंशन्ड हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि इस दफ़ा जो 10th क्लास में फ़िज़िक्स का पेपर आया था, बाकी दिन तो ईज़ी थे, लेकिन जो फ़िज़िक्स का पेपर आया था उसमें सम क्वेश्चंस ऐसे थे जो लोगों ने अनइम्पोर्टेंट समझ के उनको छोड़ दिया था और पेपर में आ चुके। ठीक है? तो मैं आपको इसलिए वार्निंग दे रही हूँ, 9th के पेपर हैं, 4 पेपर हैं, कोई एक भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया तो आपका तो मसला हो जाएगा ना फिर। इसलिए बेहतर ये है कि आप सारी की सारी एएलपी एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के सिलेबस में जो भी कुछ दिया हुआ है वो सारा कुछ आप लर्न करें। अक्सर होता ये है कि कुछ टीचर्स भी एकेडमीज़ में भी कुछ बच्चे भी जो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम छुड़वा देते हैं या बच्चे खुद छोड़ देते हैं कि बोर्ड के लिए करवाते तो हम हैं। लेकिन होता ये है कि हम कहते हैं कि बोर्ड में शायद ये ना आए, इतनी लंबी स्टेटमेंट है, कौन लिखेगा वहाँ पे, कौन टाइप करेगा? होता है, ये ट्रेंड है, ये एक बन चुका हुआ है। लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ कि मैंने आपको जैसे फ़िज़िक्स का पेपर बताया था 10 का, उसमें ऐसा हुआ कि लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? तो जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन हैं, कुछ केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कंप्यूटर साइंस में कुछ ऐसे लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, काइंडली आप सबको रिवाइज़ करिए। कोई ऐसा क्वेश्चन मत छोड़िएगा कि ये लॉन्ग स्टेटमेंट है तो शायद ये ना आए। 11th पॉइंट इज़ अपनी सारी की सारी स्टेशनरी पहले से रेडी करके रखें। अब स्टेशनरी में क्या लेके जाना है और क्या नहीं वो मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट। अपने पास ब्लू पेन्स रखिए, एक्स्ट्रा ब्लू पेन भी ज़रूर लेके जाइएगा, मार्कर्स होने चाहिए आपको जिस तरीके से आपको टीचर्स ने सिखाया हुआ है। किसी ने कटा हुआ मार्कर यूज़ करना सिखाया है, किसी ने प्लेन निब वाला, राउंड निब वाला, जैसे भी आपको सिखाई गई हैं चीज़ें वो सब लेके जाइएगा। ट्रांसपेरेंट पेंसिल केस या पाउच लेके जाना जिसमें से नज़र आ रही हो आपकी चीज़ें के अंदर क्या पड़ा हुआ है। और इसके अलावा स्केल आप लेके जा सकते हो बड़े वाला, क्योंकि मार्जिन्स वगैरह लगाने होते हैं। कैलकुलेटर सिर्फ साइंटिफिक अलाउड है, और आपका इवन जो क्लिप बोर्ड्स हैं अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट है जिसके आगे पीछे नज़र आ रहा है सारा कुछ, तो वो आप लेके जा सकते हैं। नंबर 13, ऐसे पेंसिल केसेस जिनके अंदर से नज़र नहीं आ रहा होता, जिनको ओपेक कहते हैं, वो अलाउड नहीं है। क्लिप बोर्ड्स भी कलर्ड या पे जिनमें से नज़र नहीं आ रहा आगे पीछे, वो अलाउड नहीं है। वाइटनर किसी किस्म का रिमूवर अलाउड नहीं है, और मोबाइल्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है? बेहतर यही है कि आप ये सब चीज़ें घर छोड़ के जाएँ, इससे अच्छा है कि वो आपसे वहाँ पे लेके रख लें। अपने साथ वाटर बॉटल और पॉकेट टिश्यू ज़रूर रख लें। गर्मी बहुत शदीद है बेटे, वाटर बॉटल तो ज़रूर ही होनी चाहिए आपके पास। बेशक वहाँ पे कूलर्स हो, पानी का इंतज़ाम हो, लेकिन अपनी तरफ से आप बॉटल ज़रूर लेके जाएँ अपने साथ। एक रात पहले या पेपर से पहले अपनी नींद ज़रूर पूरी कर लें। सबसे बड़ी टेंशन की बात होती है अगर आपकी नींद पूरी, क्योंकि टेंशन में ना वैसे तो वैसे ही नींद नहीं आती है। लेकिन अच्छा है कि अगर आप थोड़ी देर अपनी नींद अच्छी से पूरी कर लेंगे पेपर बेटे, तो आप पेपर के लिए बिल्कुल फ्रेश होंगे। अगर मॉर्निंग में पेपर है तो रात को ज़रूर अपनी नींद पूरी करें, नमाज़ पढ़ें अपनी और दुआ करें अपने लिए। और हाँ, खाली पेट मत जाइएगा पेपर देने के लिए, चाहे वो मॉर्निंग टाइम का पेपर है या फिर आपका सेकंड टाइम का पेपर है। अपने साथ कैंडीज़ रख लें, समटाइम्स आपको होता है ना टेंशन हो गई है तो भूख लग गई साथ ही, मेरे वाला हाल है। तो कैंडीज़ रख लें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, या बिस्किट्स रख लें, व्हाटएवर यू वांट। अपनी बुक्स और नोट्स जो हैं वो घर ही छोड़ के जाएँ, क्योंकि एंड वाला जो टाइम होता है, पेपर बिल्कुल दे रहे होते हैं, सेंटर ढूँढ रहे हैं, पहले ही वैसे ही बंदा परेशानी घबराहट में होता है, उस वक़्त तो अव्वल कुछ याद होता नहीं है, कुछ रिवाइज़ भी नहीं होता। बेहतर यही है कि अपनी चीज़ें घर छोड़ जाएँ आप, वहाँ जो घूमने के डर से बेहतर है कि घर रह जाएँ। कुछ लोगों को आदत होती है कि एंड टाइम बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वो पढ़ रहे होते हैं, उनकी अपनी हैबिट्स हैं, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि अपनी बुक्स और नोट्स आप घर छोड़ के जाइए। अपना नेम, रोल नंबर,
सेंटर नेम, दोनों तीनों चीज़ें आपको बेटे इंग्लिश और उर्दू में लिखनी आनी चाहिए। हम नेम तो हम लिख ही लेते हैं, सेंटर का नेम भी लिख ही लेंगे शायद। रोल नंबर जो है ना वो एक ज़रा मुश्किल बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 2198, तो इसको उर्दू में वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 2100, पता नहीं आगे क्या होता है। तो ये इस संग के जो है ना वर्ड्स में और उर्दू के उसके अंदर आपको लिखने आने चाहिए, ठीक है? नहीं आपको याद रहेगा तो कई रोल नंबर इसलिए वो जो स्लिप होती है ना उसके ऊपर पेंसिल से लिख लें, ताकि आपको याद रहे कि मेरा रोल नंबर उर्दू में कैसे होता है। चीटिंग का कोई चांस नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। अगर अल्लाह ना करे आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर बैन लग जाएगा 1 साल का। यू कैन नॉट गिव द बोर्ड पेपर्स। बहुत बदनामी होती है बेटे चीटिंग का, सोचिएगा भी मत। आदत है भी तो भी नहीं करनी। चीटिंग एक तो करनी नहीं है बेटे और करवानी भी नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? आपने आपसे कोई भी कह रहा है, अगर आपके पीछे बैठे वाला बच्चा या आगे वाला साइड वाला कि मुझे ये वाला क्वेश्चन दिखा दो, मुझे ये वाला ऑब्जेक्टिव बता दो, आपने नहीं करना। आपने स्ट्रेट अवे नो कह देना है। या अगर बहुत कोई इंसिस्ट करा तो मुझे पहले पेपर अपना करने दे, मैं फिर करा दूंगी। बहाना बनाना है आपने, चीटिंग नहीं करवानी किसी को। ऑब्जेक्टिव शीट आपको पहले मिलेगी और वो आपने बबल शीट के ऊपर फिल करनी है। मेरा अगर किसी ने 9th-10th वाली प्लेलिस्ट खोल के देखे, मैंने वहाँ पे पेपर पैटर्न शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप वो बबल शीट भी देख सकते हो। बबल्स फिल करते हुए बहुत केयरफुल होना है। ऑब्जेक्टिव का आंसर सारे आपने बबल शीट के ऊपर फिल करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर है बेटे आपको जो दिया गया है, आपके अगले पीछे वाले और लेफ्ट राइट वाले बच्चों को डिफरेंट ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। ये क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होते, उनका सीक्वेंस बदल दिया जाता है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि बच्चे चीटिंग ना कर सकें, ठीक है? बी वेरी केयरफुल। अगर आपके पास नंबर 4 के ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हो सकता है वो दूसरे बच्चे के पास सेकंड पे या फिफ्थ पे लिखी हुई हो। गॉट इट? ऑब्जेक्टिव शीट फिल करते वक्त बिल्कुल भी तेज़ी नहीं करनी है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो है ए की बजाय बी कर दिया और फिर आप रोने बैठ गए, जी मेरा तो ये गलत हो गया, तो अब सारी गलत हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं कंफ्यूज होना, बहुत ध्यान से पहले एक स्टेटमेंट पढ़ो, देखो उसकी कौन सी चॉइस है, ए बी सी डी, उसी को बबल शीट में पहले फिल करो, फिर सेकंड पढ़ो, फिर सेकंड को फिल करो, ठीक है? जब तक कंफर्म नहीं हो जाता आपको आंसर, आपने नहीं वहाँ पे फिल करना। अच्छा जी, एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपकी क्वेश्चन पेपर होगा ना ऑब्जेक्टिव का, उसमें इंग्लिश उर्दू में दोनों में स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, चाहे जिस चीज़ का मर्जी पेपर हो, ठीक है? आपके सारे साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर होने वाले हैं, उर्दू में भी स्टेटमेंट लिखी होगी, इंग्लिश में भी। जो चॉइसेस है ना बेटे, वो उर्दू की साइड से लिखी होती हैं, ए बी सी डी। जो बबल शीट है उसके ऊपर इंग्लिश की साइड से लिखा होता है ए बी सी डी। लिखी ए बी सी डी होंगी, लेकिन आपने अब ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि उर्दू वाली साइड पे बी था तो मैं यहाँ पे आके उसको सी कर दूं या कुछ और कर दूं। बहुत ध्यान से, जो अगर वहाँ पे बी ऑप्शन है तो बबल शीट के ऊपर भी बी का ही बबल फिल करना है आपने। अच्छा जी, बबल शीट जो है वो कंप्यूटर के थ्रू चेक होती है बोर्ड में, इसलिए आपने बबल से बाहर नहीं अपना कोई मार्क लगाना। बबल फिल करते हुए इतनी स्पीड या तेज़ी नहीं दिखानी कि आपका कोई ब्लू मार्क जो है वो बबल से बाहर लाइनें जा रही हों, उसकी पूरा प्रॉपर बबल फिल करना है बाउंड्री के अंदर रहते रहते। टू बबल्स नहीं फिल करने किसी सेम स्टेटमेंट के लिए। अगर उनमें से एक सही भी हुआ और एक गलत भी हुआ तो भी आपका नंबर नहीं मिलेंगे। टू बबल्स वाले को तो वो डायरेक्ट ही क्रॉस कर देते हैं, कुछ भी नहीं करते, उसका नंबर नहीं देते उसके। और ऐसी भी स्टेटमेंट नहीं छोड़नी जिसके अंदर आपने कोई बबल फिल ही नहीं किया, ठीक है? वो भी रॉन्ग है। कोई और आपकी जगह फिल कर देगा तो भी आपका गलत हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप किसी भी तुक्का लगा दें, कोई एम्प्टी ना छोड़ें। आपने जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो टीचर्स वहाँ पे होंगी, ड्यूटी पर्सन है, ड्यूटी स्टाफ है, किसी के साथ किसी किस्म की आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, कोई बदतमीज़ी नहीं करनी। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखें। अगर आप बदतमीज़ी करोगे किसी भी सेंस में तो बेटे आपका पेपर वो लेके रख लेते हैं कुछ मिनट के लिए। 10 मिनट भी लेके रख लें या 15 मिनट भी, तो आपका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, और आपकी रेपो भी ख़राब हो जाएगी। समझ आ गई है? उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली नेचर में रहना है आपने। अपना पेपर स्टार्ट करते हुए अल्लाह का नाम लेना है बेटे, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करिएगा। एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, अल्लाह पाक के नाम की बरकत से इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।
अपनी आंसर शीट को जैसे ही आपको मिले बेटे एक दफ़ा खोल के अच्छे से, जैसे आपको स्कूल में हमने हैबिट बनाई हुई है कि आप एक-एक शीट खोल के देख लेते हैं, कोई मसला हो कहीं से फटी हुई है या कहीं पे मार्क है या आप लिख नहीं सकते किसी जगह पे, फ़ौरन से पहले इन्विजिलेशन स्टाफ को आपने इन्फॉर्म करना है कि मेरी शीट चेंज कर दें। अगर आपने उसके ऊपर अपना नेम, रोल नंबर या कुछ भी लिख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके आंसर शीट में भी चेंज ना हो। आंसर शीट के 12 शीट्स होती हैं, अगर उसको हाथ से पकड़े ऐसे करके तो 1 2 3 4 5 12 शीट्स हैं, यानी कि आगे पीछे से 24 पेजेस हैं इन टोटल आपको लिखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा शीट कोई भी नहीं मिलती। सो बी केयरफुल, जब भी लॉन्ग पेपर हो, जैसे बायो का पेपर सब टाइम्स बच्चे कहते हैं कि लॉन्ग होता है, तो आप बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलनी, आपने उन्हीं शीट्स के अंदर ही अपना काम कंप्लीट करना, बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग ना करें, जगह ना वेस्ट करें, ठीक है। अच्छा जी, आपकी जो आंसर कॉपी है ना, आंसर शीट, उसके फर्स्ट 2 पेजेस के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपसे ली जाती है। उसमें आपका नाम, आपका मॉर्निंग इवनिंग सेशन, आपका रोल नंबर, पेपर का कोड, डेट होती है, इसके अलावा सब्जेक्ट होता है, आपका सिग्नेचर्स होते हैं, थंब इम्प्रेशन होता है, बहुत कुछ है उसके अंदर। उसको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, यू कैन आस्क द इन्विजिलेशन स्टाफ। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उन फर्स्ट पेजेस को फिल करते वक़्त। आपने ये ना हो कि उन्हीं पेजेस को लेके बैठे रहें, नाम लिख रहे हैं, सिग्नेचर्स कर रहे हैं, थंब इम्प्रेशन का वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। बेटे बल टाइमली उसको फिनिश अप कर लीजिएगा। आपको पता है ना, आपका पेपर का टाइम सिर्फ 2 घंटे है। चारों पेपर्स का टाइम ऑलमोस्ट आई थिंक यही है। अच्छा जी, थंब इम्प्रेशन के लिए आपको स्टैम्प पैड तो दिया जाएगा, लेकिन समटाइम्स ये होता है बहुत रश है, थंब पैड आपके पास आने में भी टाइम है या आपको जल्दी-जल्दी वो कह रहे हैं फिल करें, तो आप उस केस में ऐसा कर सकते हो कि अपने पेन से अपने थंब के ऊपर मार्क कर लें, कलर कर लें और उसके बाद उसको वहाँ लगा दें। एक ही बात है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जस्ट इन केस, वरना तो कोशिश करें कि आपको स्टैम्प पैड मिल ही जाए। जो आपने बबल्स फिल करने हैं अपने रोल नंबर, पेपर कोड के लिए, वो बहुत ध्यान से करना है। वर्टिकल फॉर्म में बेटे वो फिलिंग होती है आपके रोल नंबर की भी और पेपर कोड की भी, ठीक है। जो 0 के नीचे देखना है 0 के अंदर फिल करना है, 2 का है तो 2 के नीचे, 9 है तो 9 के नीचे। सेकंड कॉपी आपको नहीं मिलेगी अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो। इन्विजिलेशन स्टाफ के साथ इन टच रहिए, कहीं पर भी किसी किस्म की भी बेटे कोई प्रॉब्लम आती है, आपने उन लोगों से कंसल्ट करना है कि मुझे इसमें इश्यू आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे गाइड कर दें, ठीक है? ऐसे बिल्कुल नहीं ब्लैंक बैठे रहना कि मुझे समझ नहीं आई तो मैं इसको छोड़ दूँ या नहीं करूँ या गलत कर दूँ। फ़ौरन उनसे हेल्प लीजिएगा। अच्छा जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके 3 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। मैं कंप्यूटर के हवाले से स्पेसिफ़िकली बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हैं उसके अंदर, मेबी शायद बाकी सब्जेक्ट्स का भी ऐसा ही है। बेटे अगर आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 2 की बजाय 3 बहुत अच्छे से आता है, आप 3 से स्टार्ट ले लें, डज़न्ट मैटर। वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट करें जो आपको बहुत अच्छा आता है, लेकिन पूरा कंप्लीट सारे पार्ट्स आपने उसी क्वेश्चन के पहले करने हैं, फिर आपने दूसरे क्वेश्चन पे जाना है। ऐसे नहीं करना, एक पार्ट क्वेश्चन 2 से कर लिया, एक 4 से कर लिया, फिर एक 3 से कर लिया, फिर एक 4 से, फिर एक 2 से, ऐसे नहीं करना। पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन वो पूरा करना है, सारे पार्ट्स, देन स्टार्ट अनदर वन। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मस्ट करें हर क्वेश्चन में से, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो हैं वो हर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से 4 शॉर्ट करते हैं, तो आपको अगर 4 आ गए हैं तो आप कर लें, 5 की जगह थोड़ी सी छोड़ दें वहाँ पे, कुछ लाइंस, फ्यू लाइंस जस्ट, क्योंकि एंड पे अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा एक कर दें वहाँ पे, समझ आ गई? ये एक एक्स्ट्रा जो है वो ज़रूर करिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम है तो बेशक आप जगह छोड़ते जाएं या ऑन द स्पॉट उसी वक्त कर लें, ये आपके अपने ऊपर है। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर लिए हैं, 2 करने थे या 3 करने थे, तो काइंडली लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा मत करें। आपने अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हाइलाइट करनी है, तो जब आप काम कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, जो हाइलाइट करने वाली बात है, चाहे आपने उसको अंडरलाइन करना है या आपने मार्कर से लिखना है, उसी वक्त ही लिख लें। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने पेन से काम कर लिया और आपने कहा कि पेपर के एंड में मैं इसको हाइलाइट कर दूँगा या कर दूँगी, तो वो बेटे अगर आप पेन के ऊपर मार्कर करोगे ना, तो वो समझेंगे जैसे इसने चीटिंग करके कोई चीज़ ठीक किया है या ओवरराइट किया हुआ है। समझ आ गई है? तो ओवरराइटिंग या चीटिंग के उस साइड में मत जाएँ। आप डायरेक्ट जब काम करें उसी वक़्त मार्कर खोल के 2 मिनट भी नहीं लगते, साथ-साथ उसको हाइलाइट करते जाइए।
अगर आपने कोई चीज़ कट करनी है ऑब्वियसली हम लोग नई अरेजर्स या इंक रिमूवर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको कट ही करना पड़ेगा। इंस्टेड कि आप लाइन लगाएं ऊपर, आप ऐसे करें दोनों साइड्स के ऊपर ब्रैकेट लगा के छोटे से क्रॉस लगा दें, ये ज़्यादा बेहतर है। सारी की सारी एम्प्टी शीट्स जो हैं एट द एंड ऑफ द पेपर मार्कर से क्रॉस करें, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर ताकि कोई और कुछ ना लिख दे, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। जितना खाली पोर्शन आपका एट द एंड रह गया है सारी शीट्स के ऊपर आपने क्रॉस, अगर नहीं है तो वो वैसे ही छोड़ दें। लेकिन अगर आपके पास कोई एम्प्टी शीट है एंड पे रह गई, एक दो पेजेस खाली हैं, तो उसके ऊपर बेटे क्रॉस लगाइए। एक लाइन सिंगल होती है, स्लांटिंग लाइन, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, जैसे आपका दिल करे, मार्कर से लगा दीजिए। ये भूलना नहीं है, ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात। अगर आपके पास टाइम है इन दी एंड, कोशिश करें अपना पेपर जो है वो टाइमली फिनिश करें, 10 मिनट्स बिफोर उसको अच्छे से रिवाइज करें, उस वक्त ड्रॉ करें मार्जिन्स, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। आप जगह छोड़ते जाएं मार्जिन्स की, लेफ्ट राइट दोनों जगह पे, बहुत मोटे मोटे मार्जिन्स की नहीं, थोड़े बारीक। और ये है कि आपने एंड पे जो है ना वो मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं और अपना पेपर जो है वो अच्छे से रिवाइज करना है। सेकेंड टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे साथ अटैच हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो वहाँ से, नहीं तो मैं फेसबुक पे शेयर कर दूँगी। फर्स्ट टाइम का पेपर ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन सम टाइम रिपीट हो जाते हैं। गेट रिलैक्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, आपके सीनियर्स की और आपके जूनियर्स की दुआएं आपके साथ हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर्स। इंशाल्लाह आई होप कि आप अपना और अपने स्कूल का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ अ लॉट।